नमस्कार बच्चों, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा। उसका लेक्चर नंबर ये 6 है और एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, बंगाल के नवाब। इस वीडियो में बंगाल के नवाबों के बारे में बताते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा टाइम पीरियड आया था जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। तो वो शुरुआत हो जाती है प्लासी के युद्ध से। तो प्लासी का युद्ध भी मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो के अंदर। तो ये बंगाल के सभी नवाब हैं, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं तो डेली अप टू डेट करंट अफेयर आपको श्री एजुकेशन प्रयागराज ये चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर मिलते रहेंगे। क्योंकि मैंने करंट अफेयर के लिए सेपरेट चैनल बना दिया है और यहाँ पर यूपी से संबंधित जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी आपको करवाई जाएगी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मेरा पर्सनल ग्रुप आपको जो ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको PDF बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या @करंट अफेयर्स बाय रवि लिख कर सर्च कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया। सीरियल वाइज चल रहे हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद उत्तर मुगल काल अर्थात 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1857 तक जितने भी मुगल शासक रहे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाबों को इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने बंगाल से ही शुरुआत की थी, कब्जा करना बंगाल से ही शुरुआत की थी। बंगाल के अंदर ही वो कंपनी के मालिक से प्रशासक बन गए। ठीक है, व्यापारी से शासक बनने का जो उनका क्रम है वो बंगाल से ही शुरू होता है। तो इसलिए बंगाल के नवाबों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और इसी में से कई बंगाल के नवाब ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़े, जिसमें आप पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हमें आपको बंगाल के नवाबों और उनके साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है मुर्शिद कुली खां की। 1707 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और 1727 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहता है बच्चों। मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। उससे पहले आप जानते हैं कि पूरे अखंड भारत पे लगभग उसने पूरा बांध के रखा था। दक्षिण भारत को छोड़ दिए जाए थोड़े भाग को, तो लगभग पूरे भारत में उसका कब्जा था। तो वहाँ पर रूल कैसे किया करता था? वहाँ पर रूल अपने सूबेदारों को नियुक्त करके किया करता था। तो उसी प्रकार से मुर्शिद कुली खां भी ये सूबेदार हुआ करता था। किसका सूबेदार था ये? औरंगजेब का सूबेदार हुआ करता था। जब औरंगजेब का सूबेदार था, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, इसने देखा कि भैया जो भी उत्तराधिकारी हैं वो सब कमज़ोर हैं। उसी का फ़ायदा उठाकर इसने 1717 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन यूं ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता, उससे थोड़ा कुछ महीने पहले ही फारूक शीर ने शाही फरमान दे रखा था अंग्रेज़ों को। 1707 ईस्वी में शाही फरमान दे रखा था फारूक शीर ने। फारूक शीर आप जानते हैं मुग़ल शासक था। इसने ऐसा शाही फरमान दिया था जिसे अंग्रेज़ कहते हैं कि ये भैया हमारे लिए मैग्ना कार्टा हो गया। तो इस शाही फरमान को मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं अंग्रेज़। ये परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको पता है कि पूरे बंगाल वाला क्षेत्र, जब भी मैं बंगाल वाला क्षेत्र बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि आज का वेस्ट बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का उड़ीसा, आज का बिहार, ये सभी क्षेत्र मिलाकर ये उस समय क्या था? बंगाल कहा जा रहा है। ठीक, और फारूक शीर ने कहा था कि भैया अंग्रेज़ 3000 रुपये सालाना दीजिए और पूरे बंगाल वाले इलाके में बिना टैक्स के आप व्यापार कीजिए। यहाँ तक कि आपको जो पास देने का अधिकार भी मिल जाता है या दस्तक का अधिकार भी हम आपको देते हैं। तो उनका बहुत गलत इस्तेमाल अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। वो खुद का व्यापार तो कर ही रहे थे कंपनी का, और पर्सनल व्यापार भी कर रहे थे, और दूसरों को जो यूरोपीय कंपनियाँ थी ना, जैसे फ्रांस हो गया या कोई और कंपनी हो गया, उनका भी जो माल है वो अपने ही पास करवा दिया करते थे, तो टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो बहुत मिसयूज़ कर रहे थे।
इसके अलावा आपको पता है कि इनकी जो बम्बई में टकसाल थी, जो सिक्के बनने का कारखाना था, वो सिक्के अब पूरे मुग़ल साम्राज्य में चल रहे थे। बहुत गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, बहुत मिसयूज़ कर रहे थे। इससे फ़ारुख शेर बहुत परेशान था। फ़ारुख शेर इतना परेशान हो गया था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं कुछ आवाज़ उठाऊंगा इनके ख़िलाफ़ तो ये मुग़ल शासक से मेरी मतलब मेरी जो है विरोध करेंगे, मेरा कंप्लेन करेंगे, और मुग़ल शासक ऑलरेडी मुझसे खफा है क्योंकि मैंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया हुआ है। क्या पता उन्होंने हमला कर दिया और अंग्रेज़ों ने भी उनका साथ दे दिया तो मैं धरा का धरा रह जाऊंगा, मेरी नवाबगिरी जो है वो झड़ जाएगी सब। इस कारण से उसने शांति से अपनी राजधानी को बदल लिया। उसने अपनी राजधानी, पहले उसकी ढाका थी, लेकिन ढाका से वो कहाँ आ गया, मुर्शिदाबाद आ गया, मुर्शिदाबाद आ गया। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान ने राजधानी परिवर्तित की, ढाका से कहाँ कर दी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो बसाया है इसी ने अपने नाम से ही बसाया है, मुर्शिदाबाद अपने नाम से ही इसने बसाया है। ये है बच्चों मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में इतनी बातें आपको याद रहेंगी। 1707 ईस्वी से पहले मुर्शिद कुली खां एक सूबेदार हुआ करता था मुग़लों के अधीन, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु होती है और फ़ारुख शेर का टाइम पीरियड चल रहा होता है। फ़ारुख शेर ने अपने आप को मुर्शिद कुली खां ने फ़ारुख शेर के टाइम पीरियड पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी राजधानी भी परिवर्तित कर दी। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर ली। मुर्शिदाबाद उसी ने शहर बसाया। इसके बाद उसका एक और नेक्स्ट उत्तराधिकारी आता है सुजाउद्दीन। ये दामाद होता है, ये उसका दामाद था। किसका दामाद था ये? मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन। ये गद्दी पर बैठता है 1727 से 39 ईस्वी तक। ठीक, इसके समय में इसने अपने दरबार में अली वर्दी खां को दीवान घोषित किया हुआ था। अली वर्दी खां, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, आगे चलकर ये साम्राज्य छीन लेगा। तो सुजाउद्दीन ने अली वर्दी खां को बंगाल का दीवान घोषित किया हुआ था। बच्चों, दीवान का काम वही है रेवेन्यू इकट्ठा करना, कर टैक्स वैक्स इकट्ठा करने का काम था। तो अली वर्दी खां को बंगाल के दीवान बनाया था सुजाउद्दीन ने। तो सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां गद्दी पर बैठता है। सरफराज खां 1739 से 1740 तक गद्दी पर बैठता है, लेकिन जल्दी ही इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? इसी दीवान के द्वारा, अली वर्दी दीवान के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और अली वर्दी खां खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आ गया, अली वर्दी खां आ गया। 1740 से बच्चों 1756 तक ये गद्दी पर बैठता है, ये गद्दी पर बैठता है। तो जब गद्दी पर बैठ गया, इसको लगा कि भैया मैंने तो ये ऐसा काम किया है कहीं मुग़ल जो शासक है वो मेरे ऊपर हमला ना कर दे, मेरे ऊपर हमला ना कर दे। और इस समय जो मुग़ल शासक था रंगीला था, रंगीला सेंटर में जो बैठा हुआ था वो रंगीला था। इसलिए रंगीले को इसने घुस के तौर पर, या कहा जाए उपहार के तौर पर, आज की डेट में 2 करोड़ रुपए जितना होता है उतना इसने मुग़ल बादशाह को भेंट की, ताकि वो एक मोहर लगा दे कि भैया हाँ अली वर्दी खां बंगाल का नवाब है, तो एक मान्यता दे दे। तो इसने घुस के तौर पर रंगीला को 2 करोड़ रुपए की राशि भिजवाई और एक मान्यता प्राप्त कर ली कि हाँ भैया ये बंगाल का नवाब है। जब रंगीला ने कह दिया तो सबको मानना ही था, पूरी प्रजा चाहे आसपास के शासक सबको मानना था कि हाँ भैया अली वर्दी खां अब बंगाल का नवाब है। इसने अली वर्दी खां ने अंग्रेज़ों के बारे में ये कहा है कि भैया अंग्रेज़ जो है ना एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं। अगर आप शांति से रहोगे, उनको शांति से रहने दोगे, उनको छेड़ाखानी नहीं करोगे, तब तो वो शहद देंगी। लेकिन आप अगर छेड़खानी कर दोगे, आप उनके छत्ते में अपना हाथ घुसेड़ दोगे, तो वो आपको खा जाएंगी, काट काट के खा जाएंगी। ये अली वर्दी खां की सोच थी और ये कहता भी था। ठीक, अली वर्दी खां का घर बसा नहीं था कि मराठा साम्राज्य ने इस पर हमला कर दिया। मराठा साम्राज्य ने इस पर हमला कर दिया।
हालांकि पूरा बंगाल नहीं जीत पाए मराठा साम्राज्य, जो आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र है ना, वो अपने कब्जे में कर लिया और विवश कर दिया अलीवर्दी खां को कि अलीवर्दी खां अब 1/4 हिस्सा, जो टैक्स का 1/4 हिस्सा अब किसको देगा, मराठों को देगा, जिसे चौथ कहा जाता है। आप जानते हैं कि मराठा साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे उसमें 2 टाइप के टैक्स आप पढ़ेंगे, एक 1/4 हिस्सा जिसको चौथ कहा जाता है और एक 1/10 हिस्सा जिसे सरदेशमुखी कहा जाता है। ठीक, और ये चौथ और सरदेशमुखी ये मराठा साम्राज्य में 2 टैक्स थे जो छत्रपति शिवाजी ने अपने शासन में चलाए थे। ठीक, तो इसी के टाइम पीरियड पर मराठों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और चौथ लेने लग गए। और इसके अलावा बच्चों, तो अब गद्दी पर बैठता है 1756 से 1757 तक सिराजुद्दौला। ये अलीवर्दी खां का नाती था, अर्थात सिराजुद्दौला किसका नाती था, अलीवर्दी खां का नाती था, या कहा जाए अलीवर्दी खां इसके नाना थे। तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है, ये है सिराजुद्दौला। 1756 से लेकर 1757 तक गद्दी पर बैठता है बच्चों। ठीक, आपके दिमाग में आ रहा है क्या अंग्रेज़ों ने सबसे पहले टारगेट बंगाल को क्यों ही बनाया, क्योंकि बंगाल सबसे ज़्यादा उपजाऊ था उनके लिए। बंगाल सबसे ज़्यादा उपजाऊ था, एक तो समुद्र के किनारे था, और उपजाऊ का कारण आप जानते हैं गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र नदियाँ यहाँ पर आती हैं, मिलती हैं। और अभी ये भी आप जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहीं पर निर्माण होता है। तो इन नदियों के कारण जो मैदानी भाग यहाँ उत्पन्न हुआ है वो बहुत ही उपजाऊ है। तो उस समय जो मेन टैक्स जो मिलता था इनको, वो ज़मीनों से ही मिलता था, फसलों से ही मिलता था, कृषि से मिलता था। तो इसी कारण से ये बंगाल वाला इलाका इन्होंने सबसे पहले चूज़ किया, या कहा जाए चूज़ हो गया ऑटोमेटिक। ठीक, अब देखिए भैया, सिराजुद्दौला के जब टाइम पीरियड पर हुआ क्या कि जो अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे इसके साम्राज्य में, वो अपना अपना किला घेरने लग गए। वो अपना अपना किला घेरने लग गए अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे से बचाव करने के लिए अपना अपना जो है जो इलाका है वो घेरने लग गए। ये बात सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है कि भैया ये बंगाल मेरा है, आप लोग कहाँ से आ गए हो, आप लोग बाहरी हो और अपनी अपनी जो ज़मीनें हैं वो घेरते चले जा रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो किलेबंदी पर इसने रोक लगा दी। फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे, अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे। इसी कारण से सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर सबसे पहले कासिम बाज़ार पर हमला किया। कासिम बाज़ार पर हमला किया। कासिम बाज़ार में जो इनका किला था अंग्रेज़ों का, उस किले पर हमला कर दिया। और उसके बाद फिर सिराजुद्दौला रुका नहीं, उसने 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता के अंदर जो फोर्ट विलियम इनका मुख्य अड्डा था, वहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया सिराजुद्दौला ने। और यहीं पर घटना होती है ब्लैक होल की। फोर्ट विलियम पर जब आक्रमण किया, बहुत सारे जो अंग्रेज़ थे, उड़ीसा के पास एक तट है फुल्टा द्वीप, वहाँ पे एक द्वीप है, आइलैंड है फुल्टा द्वीप। क्या नाम है उसका, फुल्टा आइलैंड, फुल्टा द्वीप। तो उस फुल्टा द्वीप पर वो कई लोग भाग जाते हैं और कई अंग्रेज रह जाते हैं। उनको एक कमरे में बंद कर देता है। 146 लगभग अंग्रेज़ थे, उनको एक कमरे में बंद कर देता है सिराजुद्दौला। और सुबह खोलते हैं कमरा तो मात्र 23 लोग जिंदा बचते हैं। 123 लोग की मृत्यु हो गई थी। ये देख लीजिए, एक काल्पनिक तस्वीर है। तो इस घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। इस घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। इसमें बताया गया कि 146 लोगों को इसने एक कमरे में, छोटे से कमरे में बंद कर दिया और सुबह जब खोला गया तो 123 लोग इसमें मर गए थे। बच्चे भी थे इसमें, औरतें भी थी, पुरुष भी थे। तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। इससे अंग्रेज़ों का खून खोल गया था, अंग्रेज़ों का खून खोल गया था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है, रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। तो ये अली नगर की संधि तो फरवरी 1757 में हुई। इससे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, आपने नाम सुना होगा,
रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन। एडमिरल वाटसन इन्होंने एक सैनिक अभियान किया और जनवरी 1757 में जो फोर्ट विलियम पर अधिकार किया था सिराजुद्दौला ने और कलकत्ता पर, उससे वापस ले लिया। इन्होंने उससे वापस ले लिया और उसके बाद फरवरी 1757 में अली नगर की संधि हो जाती है सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में भैया 1757 में फरवरी वाले महीने में अली नगर की संधि हो जाती है। इसके बाद मार्च वाले महीने में चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है। ये चंद्रनगर अंग्रेज़ों को कहाँ से मिला था बच्चों? ये चंद्रनगर अंग्रेज़ों को मिला था फ्रांसीसियों से। आप जानते हैं चंद्रनगर फ्रांसीसियों से मिला था और इनका मुख्य अड्डा था फ्रांसीसियों का। वहाँ पे रेशम की फैक्ट्री थी जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग काम करते थे। तो जो कर्नाटक जो आपको युद्ध बताए थे उसमें मैंने ये जिक्र किया है चंद्रनगर का। तो चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि भैया सिराजुद्दौला ने अली नगर की संधि का उल्लंघन किया है, यही बहाना मारकर सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया जाता है। इसी आक्रमण को कहते हैं प्लासी की लड़ाई। ये युद्ध होता है प्लासी नामक जगह पर बंगाल के अंदर, और एक नदी थी, इस नदी के किनारे युद्ध होता है। नदी का नाम है नदिया। ठीक है, नदी का नाम क्या है? नदिया। वहाँ पे युद्ध होता है और उस जगह का नाम भी नदिया ज़िला है। तो वहीं पर ये युद्ध होता है किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र जो इसका मुख्य सेनापति था, इसने धोखा दे दिया। एक दिन पहले अंग्रेज़ों के से मिल गया था और इस युद्ध में धोखा दे दिया, और सिराजुद्दौला के पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो बेचारा हार गया। ठीक है, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ तो आपका सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और धोखा किसने दिया था? मीर जाफ़र ने। मीर जाफ़र ये सेनापति था इसका, लेकिन साथ दे दिया इसने अंग्रेज़ों का। इसी कारण से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। सिराजुद्दौला हारने के बाद बेचारा भाग जाता है मुर्शिदाबाद। कहाँ भाग जाता है? मुर्शिदाबाद भाग जाता है। लेकिन इसकी किस्मत ख़राब थी कि मीर जाफ़र का एक बेटा था जिसका नाम था मीरन। मीर जाफ़र का बेटा था मीरन, ये इसकी हत्या कर देता है सिराजुद्दौला की मुर्शिदाबाद में। मीरन किसकी हत्या कर देता है? सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है मुर्शिदाबाद में। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला का काम ख़त्म हो गया। सिराजुद्दौला का काम ख़त्म हो गया। और इस प्रकार इस प्लासी के पहले युद्ध में, प्लासी का जो युद्ध था ये, इस युद्ध में व्यापारी से शासक बन बैठे हैं अंग्रेज। क्योंकि अब उनको लग गया कि भैया अब भारत पर कब्जा करना बहुत आसान है। यहाँ के जो शासक हैं वो तो बेवकूफ़ हैं, कूटनीति अपनाकर छल कपट करके उनसे साम्राज्य छीना जा सकता है। अब मीर जाफ़र को ये गद्दी पर बैठा देते हैं। मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा देते हैं और मीर जाफ़र से इतनी लूटपाट करते हैं। मीर जाफ़र को बोलते हैं कि भैया देखिए प्लासी के युद्ध में बहुत घाटा हुआ है, तो हरजाना नवाबों को ही देना पड़ेगा। तो इनसे 37 लाख, आज की डेट में जितना 37 लाख रुपया होता है ना, उतना 37 लाख रुपये पैसा ले लेते हैं हरजाने के रूप में और मीर जाफ़र को देना पड़ता है। तो इसके बाद मीर जाफ़र गद्दी पर बैठता है। ये कठपुतली होता है, अंग्रेज़ों की कठपुतली होता है। तो इसके बाद की पूरी कहानी आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें आप बक्सर का युद्ध भी पढ़ेंगे। बाकी के नवाबों के बारे में आगे पढ़ेंगे कि 1757 के बाद क्या हुआ। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। क्लास नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा बच्चों। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स हैं, वो ज़रूर ले लीजिएगा। बेहतरीन आपकी तैयारी में बहुत काम आएंगे। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, श्री एजुकेशन, SHRI है, SHRI, SHREE नहीं है, ध्यान से ये लिख कर सर्च कीजिए एप्लीकेशन को।
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से बहुत सारे जीएस के जो क्लास नोट्स है वो ले सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। लेक्चर पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स से काम हो जाएगा आपका। थैंक यू।